10वीं विज्ञान में हम लोग पहले पाठ को पढ़ रहे थे, जीवों के विकास को पढ़ रहे थे। चार्ल्स डार्विन के यात्रा के बारे में चर्चा किए थे। चार्ल्स डार्विन ने अपने यात्रा के दौरान जो भी उन्होंने देखे उसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे, चार्ल्स डार्विन का विकास का सिद्धांत लिखिए। चार्ल्स डार्विन का विकास का सिद्धांत लिखिए, ये आप लोगों का आज का प्रश्न रहेगा। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा के अनुसार देखा कि जीवों में विविधता पाई जाती है। कई प्रकार के जीव देखे और एक ही प्रकार के जीव में भी विविधता थी। बताएं, फिंच का काफ़ी इसने डिटेल किया है, फिंच पक्षी का। तो ये विविधताओं के कारण ही कोई जीवों में जीने में के उनके लाइफ में, उसके जीवन में अंतर पाए जाते हैं विविधता के कारण। कोई कम समय तक जिंदा रहता है, कोई ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। जो ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा वो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा बेटा। तो पहला इसने क्या दे दिया, जीवों में विविधता पाई जाती है। पहला अपन लिखेंगे उत्तर में, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाया जाता है। और बढ़ाना चाहो लिख सकते हो, जिसके कारण कोई कम जिंदा रहता है, कोई ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। इस प्रकार से आप लोग और चाहे तो इसको डिटेल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण इनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाया जाता है। इनने पहला अपने अवलोकन के आधार पे जीवों के विकास का सिद्धांत दिया उसने। सेकेंड पॉइंट, नए प्रजाति की जो रचना है वो एक ही झटके में नहीं हुआ है। जैसे बोला ना, मनुष्य और हाथी नया प्रजाति है, डायनासोर की विलुप्त एक ही झटके में नहीं हुआ है। ये पिछले प्रजातियों से धीरे धीरे विकसित हुए हैं। जैसे मनुष्य है, बंदर है से यानी कि चिंपांजी से विकसित हुआ है, तो किसी ना किसी तरीके से पुराने प्रजाति से विकसित हुए हैं। एक झटके में नए जाति का विकास नहीं हो सकता, वो पुरानी जाति का ही परिवर्तित रूप होगा। उनमें धीरे धीरे अनुकूलन के लक्षण आए होंगे और नए जाति आपके बने होंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, विश्व में प्रजातियों का विकास, विश्व में प्रजातियों की रचना एक ही झटके में नहीं होती है, नहीं होती है। एक ही झटके में कोई नया जंतु नहीं बन पाएगा, बल्कि पुरानी प्रजाति से ही उनका क्या होगा, विकास होगा आप लोगों का। बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से इनका विकास होता है, विकास होता है। इनके विकास की जगह इनकी रचना होती है। ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छा है, इनकी रचना होती है। तो नए प्रजाति उत्पन्न नहीं होता बेटा, पुराने प्रजाति से ही नए प्रजाति की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है। ये इन्होंने अपने यात्रा के दौरान जो देखा
उसके आधार पे कुछ पॉइंट दिया, मैं अभी मिटा रहा हूं। तीसरा, जितने भी प्रजाति हैं उन सबके प्रति थोड़ा बहुत प्रजाति अंतर भी पाया जा रहा होगा, तो सारे प्रजातियों की उत्पत्ति है एक जैसे प्रजाति से हुई है, अतः इसको शाखित पेड़ से दर्शा सकते हैं। मैं बार बार फ्रिंज का ही एग्जाम्पल दूंगा। फ्रिंज पक्षी है, कोई फल का रस चूस रहा है, फूल का रस चूस रहा है, कोई कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, कोई पत्तियां खा रहे हैं, अलग अलग प्रजाति की उन्होंने फिंच पक्षी देखे, है ना। तो ये अलग अलग प्रजाति नहीं है, इन सबकी उत्पत्ति किसी एक प्रजाति से हुई होगी। ये इन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला इसने। तो तीसरा पॉइंट अपन दे देते हैं, विविध जीवों की उत्पत्ति, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान जैसे पूर्वज से हुई है, एक समान पूर्वज से हुई है, पूर्वज से हुई है, एक समान पूर्वज से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए विकास की इस प्रक्रिया को हम शाखित पेड़ के रूप में दिखा सकते हैं, शाखित पेड़ के रूप में दिखा सकते हैं। आपकी बुक में पेड़ बनाया है, देख लेना बेटा, मैं अभी तो नहीं बना सकता इसमें। अब पेड़ के रूप में क्यों दर्शाते हैं, पेड़ की कई शाखाएं होती हैं। आप चलिए पेड़ को ही देख लीजिएगा, पेड़ में कोई फल लगा है तो कई बार सभी शाखाओं के फल एक जैसे नहीं होते हैं। कोई फल कम विकसित होता है, कई फल अधिक विकसित होता है। शाखा में यदि खाना कम पहुंचा है, कुछ प्रभाव हो गया, प्रभावित हो गया, किसी एक शाखा में बीमारी आ गई है, कुछ एक करके। तो इस प्रकार से जो विविध प्रजाति हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, वो एक ही प्रजाति से उत्पन्न हुए हैं, तो एक प्रजाति को मूल शाखा के रूप में दिखाएंगे और नए प्रजाति उत्पन्न हो रहे हैं उसको इस प्रकार से शाखा के रूप में दिखाकर एक पेड़ के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट अपने मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा। जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में अंतर होता है, कोई कम जिएगा, कोई ज्यादा जिएगा। ठीक है, एक ही झटके में कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, वो किसी न किसी पुराने जीव से उत्पन्न हुए हैं, परिवर्तन के कारण किसी प्रजाति से उत्पन्न हुए हैं समय के कारण। ठीक है ना, विविध जीव हैं, एक ही पूर्वज से उत्पन्न होते हैं, अतः हम इनकी उत्पत्ति को पेड़ के शाखित पेड़ के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, इसके आधार पर इन्हें क्या बोला। जहां पे मान लीजिए कि जनसंख्या अधिक है, किसी जगह पर जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या में पाए जाने वाली जीवों में भी विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में भी क्या होती है, विविधताएं होती हैं। यह विविधता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। कैसे, चलिए हम सिंगा की बात कर लेते हैं। बहुत सारे मनुष्य हैं, क्या सारे मनुष्य एक जैसे हैं? नहीं, किसी का चेहरा अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी के आंख का रंग अलग है, अलग अलग है। मनुष्य हैं, लेकिन उनकी भी किसी की हाइट कम है, किसी की अधिक हाइट है। बच्चे पैदा होते तो आप प्राय बोलते हैं माता के जैसे है, पिता के जैसे है। तो जनसंख्या में विविध प्रजाति हमारी अलग अलग प्रजाति हैं। पृथ्वी में भी मनुष्य की अलग अलग प्रजाति हैं। चीन के मनुष्य अलग दिखाई देते हैं, अमेरिका के अलग टाइप दिखाई देते हैं, इंग्लैंड के अलग दिखाई देते हैं, मौसम के अनुसार ये अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जनसंख्या में एक ही अधिक जनसंख्या तो उसमें भी अलग अलग प्रजाति होती है। इस प्रजाति के जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते रहते हैं।
ये चार्ल्स डार्विन ने अपने अवलोकन के आधार पे निष्कर्ष निकाला। जो हम बेसिक समझ रहे हैं वही बात इन्होंने सिद्धांत के रूप में दे दिया। तो चौथा लिख देंगे अपन, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं होती हैं। हो गया। इनमें से कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। बहुत सामान्य सी बात है जो अब तो हम जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक वही हैं जो चीज़ों को पॉइंट आउट कर दे, लिख दे, वो खोज कहलाता है उसका। तो आप लोगों का ये चार्ल्स डार्विन ने चौथा निष्कर्ष आपका दिया हुआ है, विकास का सिद्धांत हुआ है जीवे का। ठीक है। पांचवा, ये मैं मिटा देता हूं। प्रजातियों में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे बार बार मैं बोलता हूं, नागफनी का तना हरा हो गया, पत्ती गायब है, कांटे में बदल गए हैं, क्योंकि नागफनी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन न हो, पानी मत जाए पेड़ से, इसलिए पत्ती नहीं है, कांटे में बदल गए हैं, इसलिए ताकि उसको कोई खाए ना, जानवर है रेगिस्तान का। और जो तना है उसका मोटा और हरा हो गया ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, मोटा इसलिए ताकि उसमें नमी रहे। कैमेलियन की भी बारे में बात किए हैं। छिपकली है एक प्रकार की, जीभ लंबी होती है। गिरगिट है एक प्रकार की, गिरगिट है। गिरगिट के बारे में जानते हो, रंग बदलता है, सारे बहुत सारे चीजें हैं आप लोगों का जो अनुकूलन के लक्षण दिखाई देते हैं। आप लोगों के सभी जीवों में लगभग अनुकूलन के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके जिंदा रहने पे तो अगला पॉइंट उसने बनाया, प्राणी विशेष अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें खास भिन्नताएं होती हैं, खास विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। ठीक है आप लोगों का। तो ये आपका अगला हो गया, वही बात है, लगभग अलग अलग तरीके से बोल रहा है जिसको आप लोगों को नोट करने हैं। तो हर प्राणी जितने भी पृथ्वी पर मौजूद प्राणी हैं, विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, मतलब अपना हर प्राणी विशेष अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, विशेष लक्षण रखते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब अस्तित्व बनाने के लिए विशेष लक्षण होते हैं। कई देखियो बेटा, कई जैसे कछुआ का खोल होता है, उसमें छुप जाता है वो, तो कछुआ का जो कठोर कवच है किस लिए? उसकी सुरक्षा के लिए। यदि ना हो तो कछुआ का सुरक्षा ना हो, तो अनुकूलन है बेटा उसका। यही बोला है, हर प्राणी विशेष अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विशेष लक्षण रखते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का विकास का सिद्धांत हो गया है। अब अपन छठवां पॉइंट देते हैं, जिन जंतुओं में लाभकारी लक्षण रहते हैं, जिन जंतुओं में लाभकारी लक्षण शरीर में आ जाते हैं, वो अपने आवास पे पनपने लगते हैं। क्यों? मनुष्य की जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है?
क्योंकि मनुष्य अपने आप में इतना परिवर्तित कर लिया अपने आप को, जंगलों को काट के घर बना रहा है, बीमारियों से लड़ने के लिए दवाई बना लिया है, तो अपने वातावरण को जीने के लिए अपने अनुकूल कर लिया है। मनुष्य सबसे ज़्यादा ताकतवर प्राणी में है, हथियार चलाना सीख गया है, ये सारे लक्षण अपने आप में वो पैदा कर लिए हैं। पहले मनुष्य की इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, कारण इतनी सारी दवाइयाँ नहीं थी, रोगों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी, जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, बहुत सारी आवास नहीं था, झोपड़ियों में रहते थे, ठंड में भी मृत्यु हो जाती थी, ये सारी चीजें होती हैं। जंगली जानवरों के संख्या कम हो रही है, ये भी जानते हैं, क्योंकि उसका आवास है, जंगल को हम काटे जा रहे हैं। प्रदूषण भी बढ़ रहा है जो उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो वो सारे अनुकूल लक्षण रखने वाले प्राणी अपने आप को जीवित रख सकते हैं, जो वातावरण में या अपने आवास में जीवित रहने के लिए विशेष लक्षण क्या कर लिए हों, पैदा कर लिए हों, वो अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इन्होंने ये भी अवलोकन में अपना प्रस्तुत किया और नियम दिया। तो लाभदायक विभिन्नताओं वाली प्रजाति या जंतु जो बोलना चाहिए, लाभकारी विभिन्नताओं वाली प्रजाति, लाभकारी विभिन्नताओं वाली विभिन्न प्रजाति कर लेते हैं बेटा, है ना। विभिन्न प्रजातियां अपने आवास पर पनपने लगते हैं, जिसमें लाभकारी विभिन्नता होगी, लक्षण होगी, वो अपने आवास में पनपने लगते हैं, ठीक है। और समय के साथ इनकी आबादी या जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये कुछ इसने विकास का सिद्धांत दिया। तो इस चैप्टर में बायो में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लंबे क्वेश्चन थे, जिनको आपको फोकस करना है। एक आपका चार्ल्स डार्विन का अवलोकन, जो असाइनमेंट में आप लोगों का दिया गया था, ठीक है, और उसके अवलोकन के आधार पे चार्ल्स डार्विन का विकास का सिद्धांत। बाकी तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं, और दोनों क्वेश्चन बड़े जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नोट न कर सके या आप लोगों को समझ नहीं आया हो, ठीक है। अब हम आप लोगों के पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए करके है। पहला है, पालतू कुत्तों में आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया की, ये चयन प्रक्रिया है बेटा। पालतू कुत्ता दो प्रकार की चयन देखें, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन। तो पालतू कुत्ता का विशेष नस्ल बनाना आपका कृत्रिम चयन में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग इसका कृत्रिम चयन चुनेंगे। अगला बोला है, कुत्ते भेड़ के अग्रपाद चलने, कुत्ते और भेड़ है उसके आगे का पैर है वो चलने के काम आता है, भेड़ का अग्रपाद तैरने के काम आता है, और चमगादड़ का जो अग्रपाद है वो उड़ने के काम आता है। तो ये किसके उदाहरण हैं, समृद्धि अंग, समजात अंग, अवस्थित अंग, सभी। तो ये जाहिर है समजात अंग का उदाहरण है। मैं आप लोगों को पढ़ा डाला हूँ, समजात अंग वे अंग है जिनकी रचना और उत्पत्ति एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो। यहाँ अलग अलग काम बता रहा है अग्रपाद का, तो इसलिए कौन से अंग है ये, समजात अंग। तो आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा क्या, समजात अंग आएगा, ठीक है। तीसरा बनाए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि संरचनाएं हैं। तो समृद्धि संरचनाएं बता दिए गए हैं कि कार्य तो एक जैसे रहते हैं परंतु रचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो इसने एग्जाम्पल दिया है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख दोनों उड़ने का काम आता है, और शायद यही उदाहरण मैं आपको कॉपी में दिया हूँ। चमगादड़ के पंख है वो अग्रपाद से बने हुए हैं, और आप लोगों का जो तितली का जो पंख है वो आपकी उसकी त्वचा से बने हुए हैं। तो संरचना और उत्पत्ति आप लोगों के अलग अलग हैं परंतु कार्य एक जैसे हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव होगा समृद्धि संरचना वाला, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आपके चौथे ऑब्जेक्टिव दिए हैं,
डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन ने अभी विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसका सिद्धांत बना है, वो जो यात्रा किया इंग्लैंड से लेकर दक्षिण अमेरिका के जितने भी जगह पे यात्रा किया, उसके अवलोकन के आधार पे उसने विकास का सिद्धांत दिया। तो डार्विन का सिद्धांत है उसके यात्रा के अवलोकन के आधार पे। तो ऑब्जेक्टिव पहले ही दिया हुआ है, अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव इसका जवाब होगा, पहला ऑप्शन है वो। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में है जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खाली स्थान कहलाते हैं। ठीक है, जीवों के वह समूह जो लैंगिक प्रजनन कर सके खाली स्थान कहलाते हैं। तो जैविक प्रजाति कहलाएंगे बेटा। जैविक प्रजाति या जैविक प्रजाति दो होंगे तो आपके जैविक प्रजाति कहलाएंगे। तो आपके खाली स्थान में जैविक प्रजाति भरेंगे। अगला बोला है फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली खाली स्थान को दर्शाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने बार बार अपने सिद्धांत में विविधता की बात किया है। जंतु है, जिंदा रहने के लिए उनमें विविधता आ जाती है जो उसके पूर्वज से थोड़े से भिन्न हो जाते हैं ताकि वो वातावरण में जीवित रह सके। तो खाली स्थान में आएगा विविधता। अगला प्रश्न बोला है कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवाई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ हैं। कुछ जीवाणु हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है बेटा, हम लोग खाते हैं उसको, हम बुखार आ जाती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, खाते हैं तो ये पेट में यदि आपके हानिकारक जीवाणु हैं इसको नष्ट करते हैं। मैं डिटेल, लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी कई जीवाणु और पनप जाते हैं, उन दवाइयों का उस पर असर नहीं होता है। कैसे हुआ ये असर? विविधता आ गई जीवाणु में, एंटीबायोटिक से लड़ने की उसमें क्षमता आ गई। उनने सीख लिया कि इस एंटीबायोटिक से कैसे विरोध करें और उसके बावजूद भी जिंदा रहने के लिए उसमें विशेष लक्षण आ गए। तो इस ऑब्जेक्टिव में आएगा विविधता। विविधता पैदा हो गई, इसलिए वो एंटीबायोटिक के बावजूद, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बावजूद वो जिंदा रह पा रहे हैं जीवाणु। तो इस खाली स्थान में भी क्या आएगा? विविधता आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताए हैं ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान के बारे में आप लोगों से चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न काफी बड़ा है, आप लोग पढ़ के समझने की कोशिश करना। मैं कल इस पे चर्चा करूंगा, ऐसे बड़े प्रश्न जनरली आते नहीं हैं। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है बेटा इसका, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखो। तो कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में दो अंतर मैं आप लोगों को पहले भी लिखा चुका हूं। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन का आप लोगों का परिभाषा भी लिखा सकता हूं। प्रश्न 5 है जिसको मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे लग रहा है डार्विन और वैलेस दोनों वैज्ञानिक हैं। डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित, ये डार्विन का ही कहलाता है, वैलेस उसका हेल्प किया हुआ था। डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत दिया ना डार्विन ने, ये प्रश्न है बेटा, विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है, इसको लिखना है आप लोगों को। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि जीवों में विविधता पाई जाती है, ये बोला ना चार्ल्स डार्विन है, जीवों में विविधता पाई जाती है। पहला पॉइंट देखना विकास के सिद्धांत से, जिससे उनमें जीने के लक्षण में अंतर पाए जाते हैं। कुछ ज़्यादा जिंदा रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखोगे, कुछ समय कम समय तक जिंदा रहते हैं। जो ज़्यादा जिंदा रहते हैं वो अपने प्रजाति को का क्या करते हैं? विकास करते हैं। यही बात इसने बोला, मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ। जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, जिनके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर होता है। कुछ कम जीते हैं, कुछ ज़्यादा जीते हैं। जिनमें अच्छी विविधता होती है, लाभदायक विविधता होती है, लाभदायक भिन्नता होती है, वो ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे और अपने पीढ़ी का क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो आसानी से जवाब आप लोग लिख सकते हैं, उसी से लिया गया है, मैं नहीं लिखाऊंगा। अगला है जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की
क्या भूमिका है? तो जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन होता है, जिससे जीवों में लाभदायक लक्षण, इसको लिखा देता हूं बेटा, ठीक है ना, ताकि गलती ना करें आप लोग। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं। जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन, चयन एवं अनुकूलन, क्या बोल रहा है प्रश्न, की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रकृति या मनुष्य के द्वारा उपयोगी या लाभदायक लक्षणों वाले वनस्पति एवं प्राणियों का चयन किया जाता है। प्राणियों में वनस्पति एवं प्राणियों में अनुकूलन के द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वह अपने आवास में पनपने लगे। ये चयन और अनुकूलन बेटा, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर है आपका। लाभदायक लक्षण हो वही जिए, ये आप भी चाहोगे। बीमार कुत्ता को आप नहीं पालना चाहोगे, बेकार नस्ल को आप नहीं पालना चाहेंगे। खेतों में भी आप लोग जो लाभदायक पौधे नहीं हैं उसको छांट के उखाड़ के बाहर फेंक देते हो, लाभदायक पौधे को रखते हो, तो चयन हो गया बेटा। और लाभदायक नया लक्षण उत्पन्न हो जाए जिससे जीव जिंदा रह सके, आवास में अनुकूलन कहलाता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये चयन और अनुकूलन आपका जरूरी है, ठीक है। आगे चित्र वाला है, आपको छोड़ देना ये क्वेश्चन, ऐसे चित्र वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 13 पे आगे और चित्र वाले आपके लिए हुए, इस क्वेश्चन को करेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 9। वो फूल वाला चित्र नहीं करेंगे क्योंकि रंगीन क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आगे एक और चित्र है, ये देखिए आप लोगों का मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला प्रश्न आप लोगों को करने हैं। प्रश्न क्रमांक आप लोगों के क्या है, 9 है, और ये चित्र बनाए हुए हैं और बगल में आप लोगों को क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को आप लोगों को पढ़ रहा हूँ बेटा। चित्र देखेंगे तो पहला प्रश्न पूछा है स्तनधारियों की, स्तनधारी बेटा मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिला के बड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो स्तनधारियों के शाखित पेड़ में, शाखित पेड़ बनाया हुआ है, ये शाखा के युक्त पेड़, तो शाखित पेड़ में को देखकर बताएं कि कौन सा जंतु मनुष्य के सबसे निकट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मनुष्य का सबसे निकट आपका पूर्वज है चिंपांजी। तो देखिए इस शाखा में मनुष्य और चिंपांजी को एक साथ दिया हुआ है, ऐसे बनाया है, तो मनुष्य और चिंपांजी। तो पहले का जवाब आ जाएगा आपका, जो पास हैं वो मनुष्य और चिंपांजी हैं, सबसे निकट वाले, निकट संबंधी। दूसरा प्रश्न बोला है, दूसरा में 2 प्रश्न है। पहला, 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें कम से कम संबंध हो। तो कम से कम संबंध में बेटा देखो, गाय, चिंपांजी, बंदर, मूसक, चूहा, लोहा, घोड़ा और कुत्ता दिया हुआ है। तो मनुष्य, चिंपांजी, बंदर निकट है आसपास। ज्यादा अंतर वाला देना है तो मनुष्य और घोड़ा या कुत्ता ले लेना, इसमें ज्यादा अंतर होगा। मनुष्य और घोड़ा में ज्यादा अंतर होगा, 4 पैर में चलते हैं, मनुष्य 2 पैर में चलता है, तो मनुष्य और घोड़ा में ज्यादा अंतर होंगे आपके,
कुत्ता भी ले सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, मनुष्य शुरू में है। ठीक है, इसमें वह पूछा है 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें सबसे ज्यादा संबंध है, फिर मनुष्य और चिंपांजी में सबसे ज्यादा संबंध है, तो इसका जवाब आएगा मनुष्य और चिंपांजी। अगला तीसरा प्रश्न पूछा है इन जंतुओं के विकास के बारे में अपने समझ को विस्तार से लिखे। तो समझ को विस्तार से लिखने के लिए यहाँ पे लिखना है चार्ल्स डार्विन का विकास का सिद्धांत। 6 पॉइंट मैं बताया हूं, विकास का सिद्धांत ही इसका जवाब है। क्लियर है? आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल हम नए चैप्टर को आपके 10वीं विज्ञान में चालू करेंगे। बेटा 3 चैप्टर आपके किस में आए हुए थे? असाइनमेंट में आए हुए थे, जीवों का विकास, अम्ल क्षार और क्या आप लोगों का ऊष्मा और ताप। याद रखिए असाइनमेंट में कोई प्रश्न अलग आ सकता है, चूंकि आपको घर से बनाना रहता है, इसलिए असाइनमेंट का प्रश्न का उत्तर आप बुक पढ़ेंगे तो जरूर आपको मिल जाएगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। टीचर तो पढ़ाते हैं लेकिन कई बार प्रश्न उत्तर नहीं लिखा पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका दे दिया था कि इस असाइनमेंट में प्रश्न उत्तर नहीं है, पहले चैप्टर में चार्ल्स डार्विन के अवलोकन को बताइए, बना दिया था प्रश्न। अब ये बताएं कोई भी टीचर है चार्ल्स डार्विन के अवलोकन मतलब उसके यात्रा के बगैर इस चैप्टर को पढ़ा सकता था क्या? नहीं पढ़ा सकता था। बहुत सिंपल सा प्रश्न बना दिया कि अवलोकन को बताइए, उसने यात्रा किया तो क्या क्या देखा बताइए। क्लियर है आपको? तो ऐसे प्रश्न के लिए आप लोगों को हमेशा तैयार रहना है। ठीक है।